नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी यात्रा के बारे में जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शांति यानी स्पिरिचुअल पीस से जुड़ी है, लेकिन वही यात्रा अचानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए तो? आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। चलिए सीधे इस जटिल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हिमालय की इन ऊंचाइयों पर इस वक्त चल क्या रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का नाम सुनते ही दिमाग में एक शांति सी आती है ना? सदियों से इसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा के रूप में देखा गया है। लेकिन आज क्या ये वाकई सिर्फ एक शांत यात्रा रह गई है, या फिर ये हिमालयाज़ में एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुकी है? एक पवित्र अनुभव अचानक से 3 देशों के बीच चल रहे एक कॉम्प्लेक्स ट्राइलैटरल फ्रिक्शन का कारण बन गया है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला ये रास्ता अब सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक बड़ा चौराहा बन चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 में इस यात्रा की वापसी और इसके लॉजिस्टिक्स की। सालों के इंतजार और कई रुकावटों के बाद भारत और चीन ने आखिरकार इस ऐतिहासिक रास्ते को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। चीन 2026 की इस यात्रा के लिए लगभग 1000 भारतीय तीर्थयात्रियों को अनुमति दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल जीत मानी जा रही है। और साथ ही ये पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच हाल ही में कम हुए बॉर्डर टेंशन्स का एक सटीक उदाहरण भी है। एक तरह से स्थिति को नॉर्मल करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 2026 की यात्रा का संचालन बेहद सिस्टमैटिक ढंग से किया जा रहा है। यात्रा जून से अगस्त के बीच चलेगी। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 20 बैचेस बनेंगे और हर एक ग्रुप में करीब 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों का चयन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन होगा। ये दिखाता है कि 2 बड़े पड़ोसी देशों के बीच कोऑर्डिनेशन का लेवल कितना विशाल हो सकता है, खासकर तब जब बात इतने ऊंचे और दुर्गम इलाकों की हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, यात्री आखिर जाएंगे कहां से? दोनों देशों के बीच 2 ज्योग्राफिकल एंट्री पॉइंट्स पर सहमति बनी है, उत्तराखंड से लिपुलेख और सिक्किम से नाथुला। ये दोनों ही पॉइंट्स ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। और ठीक यहीं से नक्शे और सीमा के एक पुराने विवाद को दोबारा हवा मिलती है। इन्हीं रास्तों के चुनाव ने एक नया डिप्लोमैटिक तनाव खड़ा कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला मुद्दा, लिपुलेख मार्ग का विवाद और इस पर नेपाल की आधिकारिक आपत्ति। इस मुद्दे को न्यूट्रली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि लिपुलेख एक बहुत ही पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग रूट है और ये पूरी तरह से भारतीय सीमा के अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल का स्टैंड ठीक इसके उलट है। नेपाल का मानना है कि लिपुलेख, कलापानी और लिम्पियाधुरा उनकी टेरिटरी है और उनकी सहमति के बिना इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक आमने सामने की स्थिति ने उन पुराने संवेदनशील बॉर्डर डिस्प्यूट्स को वापस सतह पर ला दिया है, जो इन वादियों में काफी समय से शांत थे। ऐसे में नेपाल ने क्या कदम उठाया? उन्होंने अपनी राजनयिक आपत्ति दर्ज कराई। इस आपसी सहमति के बाद नेपाल बिल्कुल चुप नहीं बैठा। उन्होंने डिप्लोमैटिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए भारत और चीन दोनों के सामने इस इशू को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनकी आशंका का कोर पॉइंट ये था, सॉवरेंटी वायलेशन एंड एक्सक्लूजन। उन्हें लगता है कि ये उनकी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। उनका मुख्य दुख इस बात को लेकर है कि उनके द्वारा क्लेम किए गए क्षेत्र पर 2 देशों ने आपस में मिलकर फैसला ले लिया और इस पूरी प्रोसेस से उन्हें बिल्कुल बाहर रखा गया। तो नेपाल अब इसका क्या समाधान चाहता है? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2 स्पष्ट ऑप्शंस रखे हैं। या तो इस यात्रा का रास्ता बदला जाए या फिर प्रॉपर कंसल्टेशन की जाए और उनके टेरिटोरियल दावों को रिकॉग्निशन मिले। यही वो 2 एक्शंस हैं जिनके जरिए इस नए जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन को हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस असहज स्थिति को थोड़ा नॉर्मल किया जा सके। अब इन सब जियोपॉलिटिक्स के बीच आइए थोड़ा पीछे हटकर वैकल्पिक रास्तों पर नजर डालते हैं। इन डिस्प्यूटेड रास्तों के अलावा नेपाल के अपने वैकल्पिक रास्ते अभी भी पूरी तरह से एक्टिव और ऑपरेशनल हैं, जैसे हिल्सा, सिमिकोट और केरुंग। जो इंटरनेशनल यात्री होते हैं वो अक्सर इन्हीं रास्तों से सफ़र करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये राउट्स फॉरेनर्स के लिए आसान होते हैं और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ इस तरह की पॉलिटिकल बाउंड्रीज और टेरिटोरियल क्लेम्स की टेंशन बहुत कम होती है।
इन रास्तों पर सफर करने से डिप्लोमैटिक झमेलों का सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन इन रास्तों की एक आर्थिक कीमत भी है। नेपाल के रास्ते से यात्रा का खर्चा लगभग 1,600 से लेकर 3,500 डॉलर्स तक आता है। ये नंबर्स इस हाई लेवल कूटनीति को सीधे सीधे आम ट्रैवल की इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। असल में हर तीर्थ यात्रा के पीछे एक बड़ा टूरिज्म और आर्थिक फ्रेमवर्क काम करता है, जो इन वादियों के स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और दोनों देशों की नेशनल इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डालता है। अब इस पूरे विश्लेषण में एक बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आखिर एक तीर्थ यात्रा का रास्ता जियोपॉलिटिक्स के नक्शे पर इतना मायने क्यों रखता है? ऐसा क्या है जो तीन देशों को इस तरह आमने सामने ले आया है? ये सवाल हमें उन सदियों पुरानी डिप्लोमैटिक टेंशन्स और खामोश टकराव की दुनिया में ले जाता है, जो इस एक छोटे से पहाड़ी रास्ते के रूप में उभर कर बाहर आ रही है। इसका जवाब छिपा है धर्म, भू राजनीति और इतिहास के इस गहरे कनेक्शन में। अगर हम इस स्थिति को इतिहास के आईने से देखें तो हर एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आती है। कहानी शुरू होती है 1816 की सुगौली ट्रीटी से, जिसने इन कॉम्प्लेक्स और संवेदनशील बॉर्डर्स की नींव रखी थी। यही वो ऐतिहासिक संधि है जिसके कारण आज भी सीमाओं को लेकर दावे होते रहते हैं। उसके बाद हाल ही के सालों में हमने देखा कि कैसे भारत और चाइना के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ, और अब 2026 की यात्रा के फिर से शुरू होने की इस घोषणा ने इस नए ट्राइलैटरल फ्रिक्शन को जन्म दे दिया। ये साफ दिखाता है कि कैसे 1816 का एक ऐतिहासिक समझौता आज 21वीं सदी में भी मॉडर्न हिमालयन स्ट्रैटेजी को चला रहा है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? मानसरोवर यात्रा अब सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं रह गई है, ये धर्म, राजनीति और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का एक विशाल टकराव बन चुकी है। एक आम चलने का रास्ता असल में तीन देशों के ओवरलैपिंग नेशनल इंटरेस्ट्स को साफ तौर पर दर्शा रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और स्टेट सॉवरेनिटी की हदें आपस में सीधे तौर पर टकरा रही हैं। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए ये आखिरी और थोड़ा गहरा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या आध्यात्मिक शांति की ये खोज आधुनिक राष्ट्रीय सीमाओं की इन कठोर और रिजिड लकीरों के बीच से अपना रास्ता बना पाएगी? जैसे जैसे 2026 करीब आएगा, सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन हिमालयी वादियों में आगे क्या नया मोड़ लेती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस जटिल मुद्दे के कई नए पहलू समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।